बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं गॉसेस लॉ पे जो आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं उनको समझ रहे हैं कि आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के इलस्ट्रेशंस आते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज whose volume charge density depends only on the separation r from ball center as rho equals to rho naught 1 minus small r by capital R, where rho naught is a constant. Find electric field as a function of small r distance from center inside and outside of the ball. मतलब एक बॉल है हमारे पास जिसका ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है और उस वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की वजह से हमें उस बॉल के इनसाइड और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने से पहले मैं तुम्हें यहां पे समझाऊंगा कि कैसे किसी बॉल के चार्ज को फाइंड आउट करेंगे अगर उसका चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो इसके लिए ये बड़ा सा जो स्फीयर दिख रहा है ये बॉल है। मैंने यहां लिख दिया है कि दिस इज बॉल। अब ये बॉल को मैंने यहां पे मार्क कर दिया है। अब इसके अंदर आर पे डीआर थिकनेस का ये थीन स्फेरिकल शेल लिया है। शेल का थिकनेस कितना है? डीआर। देखिए थीन स्फेरिकल शेल जिसका थिकनेस है डीआर। सबसे पहले हम लोग इस स्फेरिकल शेल के वॉल्यूम को लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द थीन स्फेरिकल शेल डीवी इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर डीआर। 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया सरफेस एरिया, डीआर हो गया इसका थिकनेस। तो इसका मैंने वॉल्यूम लिख लिया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस वॉल्यूम में चार्ज कितना है। तो इस वॉल्यूम में चार्ज को यहां से फाइंड आउट करेंगे। अब देख सकते हैं चार्ज डी क्यू इन द स्फेरिकल शेल इक्वल्स टू रो डीवी। रो डीवी क्यों लिखे? रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो इंटू डीवी हो जाएगा टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दिस थीन स्फेरिकल शेल। ठीक है। अब अगर dq को हम लोग रो डीवी लिखे तो रो का वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया। रो का वैल्यू देखिए हम लोगों ने पहले लिख रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और डीवी हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर रखा है। रो डीवी लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर। तो इसमें से ये रो नॉट और ये 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर ले लिया। इनको बाहर लेने के बाद ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। और इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर पावर 4 बाई 4 और ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन कर लिए तो हमारा रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग चाहते हैं कंप्लीट स्फीयर का, अगर हम लोग चाह रहे हैं कंप्लीट स्फीयर का चार्ज मिले तो इसका मतलब लिमिट हमें रखना पड़ेगा 0 टू कैपिटल आर। अगर कंप्लीट स्फीयर का हमें चार्ज चाहिए तो 0 टू कैपिटल आर लिमिट रखना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनसाइड में स्मॉलर डिस्टेंस, जैसे इसी में लेटर से मान लीजिए कि आपको इसी वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है कितना चार्ज है, तो इसके लिए लिमिट आप क्या लगाओगे? 0 टू स्मॉलर। मतलब इसमें हो जाएगा अगर विद इन द स्फीयर चाहिए तो आप यहाँ पे 0 टू स्मॉलर लिखोगे, और अगर कंप्लीट स्फीयर का चाहिए तो कंप्लीट स्फीयर के लिए 0 टू कैपिटल आर लिमिट लगा दोगे। अगर इसके बीच में मान लीजिए कि एक्स रेडियस तक के वॉल्यूम में चार्ज चाहिए, एक्स रेडियस तक के वॉल्यूम में अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप यहां लिमिट में लिखोगे 0 टू एक्स। क्या लिखोगे बच्चों? 0 टू एक्स। तो 0 टू एक्स लिमिट लगाओगे। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो कैसे आप चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करोगे, चार्ज डेंसिटी से कैसे आप स्फीयर के चार्ज को फाइंड आउट करोगे। अगर स्फीयर के चार्ज को आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसका कैलकुलेशन मैंने आपको शो किया। कभी भी स्फीयर होगा तो उसमें आर पे डीआर थिकनेस का थीन स्फेरिकल शेल लेना है, उस शेल का वॉल्यूम लिखना है, फिर उसके बाद उस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा उसको लिखना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है प्रॉपर लिमिट के साथ। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लियरिटी से बता दिया है, अगर कंप्लीट लेना है तो क्या लिखना है और विद इन लेना है तो क्या लिखना है। इसको ध्यान रखना है। एज पर रिक्वायरमेंट आपको खुद ही लिमिट पुट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन का अलग डिमांड है, किसी और क्वेश्चन जो जेईई में आएगा उसका डिमांड हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन लिमिट आपको उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग अब ये इलस्ट्रेशन के आउटसाइड में फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इस इलस्ट्रेशन के आउटसाइड में फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा सॉलिड बॉल गिवन है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसमें चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है।
ये आउटसाइड में अगर फील्ड लेना है हमें, तो ये बड़ा सा जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है, जो आपको सर्कल दिख रहा होगा इनफैक्ट, तो ये बड़ा सा स्फीयर को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये गॉसियन स्फीयर है। गॉसियन स्फीयर का रेडियस क्या है, बॉल के रेडियस से ज्यादा है। अब इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये होगा। अगर आप इधर देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर आप इधर देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर आप इधर देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो आपने हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दिखा दिया। अब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर स्फीयर के केस में है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कितने एंगल पे होगा, तो 0 डिग्री पे होगा। फिर से एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट 0 डिग्री। यहां पर भी अगर हम लोग एरिया वेक्टर लिखते हैं तो दिस एरिया वेक्टर विल बी एट 0 डिग्री। अब अगर हम लोग इसमें क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए को कैरी आउट करें, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए हो जाएगा ई डीए कॉस ऑफ 0 डिग्री, जो कि डायरेक्टली लिखा जाएगा ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीए इंटू 1, और ये फाइनल आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड में अगर ध्यान दोगे तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, पूरा कंप्लीट स्फीयर ही इनक्लोज है इस बार। तो पूरा कंप्लीट स्फीयर इनक्लोज है, तो इसमें हम लोग कहेंगे, जो अभी हम लोग सीखे थे कुछ देर पहले, इसमें हम लोग डायरेक्ट कहेंगे रो डी बी, दैट मीन्स रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर लेना है हमें। और ये आ जाएगा यहां से 4 पाई रो नॉट, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको समझाया था, आर क्यूब बाई 3 माइनस 4 माइनस आर पावर 4 बाई 4 कैपिटल आर, और इसका लिमिट 0 टू कैपिटल आर। अब इस लिमिट को पुट कर देंगे, तो लिमिट को पुट करने के बाद 4 पाई रो नॉट, और ये आ जाएगा आर क्यूब बाई 3 माइनस आर पावर 4 बाई 4 आर, आर पावर 4 बाई 4 आर। यहाँ पे एक आर से आर कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3 बाई 3, 4 माइनस 1 3 बाई 3, तो 1, मतलब ये आ जाएगा 4 पाई रो नॉट इंटू 3 आर क्यूब बाई 12, और ये फाइनली आ जाएगा पाई रो नॉट आर क्यूब। ध्यान देंगे यहाँ पे आर क्यूब आ गया, यहाँ पे आर क्यूब, तो 4 और ये 3 1, 4 माइनस 3 ऊपर में 1 होगा, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 1, मतलब ये नहीं रहेगा 3, तो 4 माइनस 3 1, और नीचे में 4 3 12, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपको चार्ज इनक्लोज्ड इस केस का। अब हम लोग इसमें प्रॉपर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। प्रॉपर गॉस लॉ क्या है, तो प्रॉपर गॉस लॉ है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये पाई से पाई कट जाएगा, और फाइनल ये आंसर कितना देगा, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस बॉल। तो इस बॉल के आउटसाइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रो नॉट आर क्यूब बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इसमें आप कहीं भी कैलकुलेशन अगर दिख रहा है तो बताइए, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व किया हूं। तो इसमें हम लोग यहाँ प्रॉपर 4 - 3 1 किए, नीचे में 12 किए, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 बचेगा। और इसके बाद हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर रखा था, 4 3 12 आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, आर स्क्वायर है, न्यूमरेटर में रो नॉट आर क्यूब है। तो ये यहां से आपको फाइनली ये फील्ड का वैल्यू मिल गया कहां, तो आउटसाइड द सॉलिड बॉल। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस सॉलिड बॉल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस सॉलिड बॉल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बॉल का डायग्राम बना लेता हूं। तो ये हमें सॉलिड बॉल गिवन है, ये है बॉल, इसके अंदर इस पे चार्ज गिवन है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब इसमें हम लोग इनसाइड में स्मॉलर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे। ये स्मॉलर रेडियस का क्या है, ये है गॉसियन स्फीयर, ठीक है। स्मॉलर रेडियस का ये गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे। अब इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे फिर से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इधर है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हर जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नोट कर लिया। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो रेडियल डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और फिर से इस स्फीयर के ऊपर एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल देखेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यहाँ पे ये होगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, यहाँ पे इधर होगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, यहाँ पे इधर होगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का। तो हर जगह मुझे पता है कि एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। अब हम लोग इसके लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए कैरी आउट करेंगे। तो देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए मैंने पहले से लिख रखा है, तो प्रीवियस वाला आउटसाइड वाला ही कंडीशन। तो ई डॉट डीए इक्वल्स टू ई डीए कॉस 0, 0 cos 0 डिग्री 1। और इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट हो चुका है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। तो ई बाहर आ गया, डीए का इंटीग्रेशन फिर से इस स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई डॉट डीए का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे चार्ज इनक्लोज का। तो यहाँ पे कहेंगे चार्ज इनक्लोज इक्वल्स टू, फिर से इंटीग्रेशन रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इस बार लिमिट रखेंगे 0 टू स्मॉल आर। इस बार लिमिट क्या लिखेंगे, तो 0 टू स्मॉल आर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 माइनस आर पावर 4 बाई 4 आर। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं कि अभी जस्ट किया था, उसके पहले भी समझाया था। तो एक ही लेक्चर में बार बार सेम चीज को इंटीग्रेट करना ठीक नहीं है, तो ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया और इसमें अब लिमिट लगा दिया। अगर इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे, तो ये क्या देगा, ये देगा 4 पाई रो नॉट, ठीक है, चार्ज इनक्लोज में लिखा हूं शॉर्ट में, इक्वल्स आर रखेंगे तो यही आएगा, 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 लिमिट रखने के बाद ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तो फाइनल 4 आर क्यूब इंटू कैपिटल आर माइनस 3 आर पावर 4 बाई 12 कैपिटल आर। इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 4r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको अभी हमने चार्ज एनक्लोज को लिख लिया। अब चार्ज एनक्लोज अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और ई डॉट डीए भी फाइंड आउट कर लिया, तो इसको हम लोग अब इक्वेट करेंगे गॉस लॉ के इक्वेशन से कि भाई ई डॉट डीए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। तो ई डॉट डीए जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे अगर इसको पुट करें, तो इस पे अगर पुट करेंगे तो ये क्या देगा हमें, तो ये हमें देगा ई इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड 4 पाई रो नॉट बाई 12 कैपिटल आर इंटू 4r क्यूब कैपिटल आर माइनस 3r पावर 4। ये हमें ये रिजल्ट दे देगा। अब इसमें देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 से 4 भी कट गया, और यहाँ पे देखिए इन दोनों से आर स्क्वायर बाहर आएगा और ये आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब ये कटेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, तो इसके बाद इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बोलेंगे। आर स्क्वायर यहां से मैं बाहर लेके कट कर दे रहा हूं इसको, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें इप्सिलॉन नॉट भी तो होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो अब इसको लिखेंगे रो नॉट डिवाइडेड बाय 12 इप्सिलॉन नॉट आर, 12 इप्सिलॉन नॉट आर, और अंडर ब्रैकेट ये रो नॉट है, अंडर ब्रैकेट 4 आर कैपिटल आर माइनस 3 r square. This is our final answer. Rho naught by 12 epsilon naught r, 4 capital R small r minus 3 r square. तो ये हुआ इसके इनसाइड का फील्ड। अब आपने इनसाइड का फील्ड फाइंड आउट कर लिया और आउटसाइड का भी फील्ड फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें यहाँ पे सीखने को है। क्या सीखना है, तो जनरली अक्सर आईआईटी में आता है बॉल का चार्ज डेंसिटी वेरिएबल रहता है। बॉल का चार्ज डेंसिटी चाहे कोई भी फंक्शन से वेरी करे, बट कंडीशन और कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर होगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, एडवांस लेवल के सेकेंड, जेई लेवल के इनफैक्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन को देख रहे हैं। इस सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, क्लियरिटी से पढ़ सकते हैं आप लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई कैप वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। फाइंड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r with its center at origin. Find flux of electric field through a sphere of radius r with its center at origin. इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम लोग, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर। फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड विद इन स्फीयर। इसमें दूसरा पार्ट भी ऐड कर दिए, चार्ज इनक्लोज्ड विद इन स्फीयर। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्लियरिटी से बोल रखा है कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर के साथ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, तो इसको बोला है कि ये ओरिजिन है। क्लियरिटी से बोला हुआ है फाइंड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद इट सेंटर एट ओरिजिन। स्फीयर और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों क्या है, मतलब स्फीयर का सेंटर और कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन दोनों एक ही जगह है, तो यहाँ पे है। और इस r रेडियस का स्फीयर मैंने इमेजिन कर लिया है, इस r रेडियस के स्फीयर से हमें फ्लक्स पूछा है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करने के अलावा अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से तो ये पॉइंट छोटा सा ले रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेट मैं कह रहा हूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं कह रहा हूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर इसका पोजीशन वेक्टर मैं कहूं आर, तो हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर ये होगा। एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो आप कह सकते हैं एरिया वेक्टर डी ए इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। दैट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग लिखेंगे जो डी ए इक्वल्स वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ आर। मॉडुलस ऑफ आर क्या हो जाएगा, इस
स्फीयर का रेडियस। तो आप डीए वेक्टर लिख लिए, डीए वेक्टर हो गया डीए इंटू आर वेक्टर बाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर क्या है, इस स्फीयर का रेडियस है। अब हम लोग फ्लक्स के डेफिनेशन पे चलते हैं, चूंकि ये क्लोज इंटीग्रल का केस है, तो हम लोग कहेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए कहने के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ए एक्स आई कैप वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी ए को बोलेंगे डी ए बाई आर इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें इस इंटीग्रेशन को कैरी आउट करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ए, देखिए यहाँ पे ये स्केलर तो इसका और इसका डॉट होगा, तो ये x डॉट एक्स स्क्वायर वाई डॉट वाई स्क्वायर, और जेड के साथ इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इंटू डी ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर। अब अगर ध्यान दे रहे हैं आप लोग तो ये कट जाएगा, ये कट गया, तो इसके अंदर क्या बचा, तो इसके अंदर बचा है a बाई आर, इंटीग्रेशन में बचा है a बाई आर इंटू डी ए। अब a कांस्टेंट है और रेडियस स्फीयर का कांस्टेंट है, तो सिर्फ ये डी ए बचेगा, जिसको आप कह सकते हैं a बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, अब आप फाइनल आंसर बोलेंगे 4 पाई आर ए। ये है फ्लक्स का आंसर, इस हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4 पाई आर ए। 4 पाई आर ए हमने किया क्या, तो स्फीयर लिया, स्फीयर पे छोटा सा यहाँ एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट x, y, z हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर r हो गया, और एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब यही होना है इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हमने टेक्निकली कैसे लिखा, तो एरिया वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इन द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आर कैप का डायरेक्शन हो गया, तो अब यहां से लिख दिए इसको डीए इंटू आर कैप, क्या होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये जो आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, तो स्फीयर के रेडियस के बराबर, इसलिए कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया था किसके लिए, आर के डीए वेक्टर के लिए। अब हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे गए हैं कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, तो फाई इक्वल्स टू फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज सरफेस से क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख लिया, डीए को जो मैंने कैलकुलेट किया उसको लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए लिखने के बाद इन दोनों का डॉट लिया, तो डॉट में ये इससे डॉट होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट है तो साइड रहेंगे, जैसे ए कांस्टेंट है, डीए कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब इनका डॉट लिए तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के दोनों कट गया, तो अब आ गया ए बाई आर डी ए बाई आर को बाहर ले लिए, डीए का इंटीग्रेशन लिख दिए, तो ये 5 फ्लक्स आ गया जो ओरिजिनल क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। अब इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐड किया था, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर। तो अब चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे, तो गॉसेस लॉ लगा देंगे। गॉसेस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाई इप्सिलॉन। तो चार्ज इनक्लोज आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, चार्ज इनक्लोज जो होगा वो हो जाएगा कितना, 4 पाई आर ए इंटू इप्सिलॉन नॉट। कैसे, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाई इप्सिलॉन भी कर सकते हैं, तो बाई इप्सिलॉन था, इप्सिलॉन उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज को भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो ठीक है, ये 2 इलस्ट्रेशन मैंने कराए हैं जो आपके बोर्ड लेवल से ऊपर का है, इससे आपको थोड़ा लर्न करना है, और बाकी हम लोग आगे के क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे लेक्चर कर मतलब पढ़ेंगे, मतलब आपको मैं जो लेक्चर दूंगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आगे दूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।